ओके, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे क्रोमैटोग्राम के बारे में, थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्टेशनरी फेज जो होता है कॉलम में हम यूज कर रहे हैं और जो मोबाइल फेज हम यूज कर रहे हैं उसकी चॉइसेस किस तरीके से हम डेवलप करें और मेजर क्या क्या यूज होते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे इल्यूशन मोड की। इल्यूशन मोड में हम लोग देखेंगे आइसोक्रेटिक इल्यूशन में मोड और ग्रेडियंट मोड देखेंगे। तो उस पे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से बात करते हैं। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक क्रोमैटोग्राफी कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पे हमने सबसे ऊपर क्या इंजेक्ट कर दिया है, हमने इंजेक्ट कर दिया है सैंपल और उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है, दो एनालाइट प्रेजेंट है ए एंड बी। तो जो हमारा सैंपल होना चाहिए, भले ही हमारा सैंपल कुछ भी होता है किसी भी स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस, पर उसको प्रॉपर हम लोग किसी सॉल्वेंट में या किसी भी कोई भी प्रॉपर एक सोल्यूशन बनाते हैं जो कि इंजेक्टेबल हो और हम इसमें इंजेक्ट कर पाए, कॉलम में हम इंजेक्ट कर पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जिस सैंपल में किस तरह के एनालाइट्स हैं या किन दो सोल्यूट का, हम सोल्यूट भी बोल सकते हैं, मिक्सचर है सैंपल सोल्यूशन में ए और बी। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज यूज करते हैं और ये हमारा जो कॉलम है यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा पैक्ड किया हुआ है किस चीज से, ये पूरा पैक्ड है किसी स्टेशनरी फेज से, किसी स्टेशनरी फेज से ये पूरा पैक्ड है, फिल कर दिया गया है और उसके बाद हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं। सैंपल इंजेक्ट करने के बाद हम मोबाइल फेज जो है रेगुलरली डाल रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, मोबाइल फेज जब हम डाल रहे होते हैं तो मोबाइल फेज का जो रेट है फ्लो होने का वो क्या होना चाहिए, रेट फ्लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट फ्लो कांस्टेंट हो। ठीक, रेट फ्लो हम कांस्टेंट रखते हुए अब क्या कर रहे हैं, मोबाइल फेज कॉलम में डाल रहे हैं और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो सैंपल है वो अब धीरे धीरे जो है वो सेपरेट होना शुरू हो रहे हैं। हमें एक जोनल सेपरेशन दिखना शुरू हो गया है और अब फर्दर जब हम इसको मोबाइल फेज को डालते रहते हैं तो एक कांस्टेंट रेट फ्लो के साथ, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेपरेशन अब हमें दिख रहा है। तो ये सैंपल ए, ये एनालाइट ए दिख रहा है और ये हमारा एनालाइट बी है। धीरे धीरे फर्दर जब और मोबाइल फेज डलता रहता है तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा डिटेक्टर शो हो रहा है, जस्ट यहाँ पे हमारा डिटेक्टर शो हो रहा है, दिस इज द डिटेक्टर। तो ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर सिग्नल जो है वो रीड आउट करेगा और यहाँ पे आते आते जैसे ही यहाँ पे ए एनालाइट आता है हमारा डिटेक्टर इसको रीड करता है और हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, एक पीक मिल रहा है। अब ये पीक की विड्थ इतनी है या ये क्या है, ये हम लोग और डिटेल जब क्रोमैटोग्राम में को देखेंगे तो हम सभी चीजें समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए है वो सबसे पहले इल्यूट आउट हुआ तो ये यहाँ पे हमें उसका पीक दिखने लगा और उसके थोड़े बाद जो है वो बी जो है सैंपल वो भी डिटेक्टर तक रीच आउट कर जाता है। ये बी रीच आउट किया और फिर हमें डिटेक्टर क्या देता है, बी का पीक देता है। डिटेक्टर सिग्नल कई तरीके के हो सकते हैं, उसके डिटेल में न जाते हुए फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारा एनालाइट जो है वो कहाँ तक पहुंच गया, डिटेक्टर सिग्नल तक पहुंचा और हमें एक पीक मिल रही है। ऑब्वियसली बात है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ए की पीक ज्यादा है तो ये कंसंट्रेशन क्योंकि इसका ज्यादा है और किस तरीके से मॉलिक्यूल इल्यूट आउट हो रहे हैं तो हमें इस तरीके का पीक क्यों मिल रहा है, थोड़ा ये हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए ये टाइम टी नॉट दिया है, ये टाइम T1 यानी एक रेगुलर इंटरवल पे हम डिटेक्टर सिग्नल पर देख रहे हैं। तो अभी टाइम मतलब 0 तक, जब तक एनालाइट आया ही नहीं है, डिटेक्टर ने कुछ सिग्नल को रीड ही नहीं किया, तो तब तक हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती जा रही है क्योंकि अभी तक कोई भी एनालाइट डिटेक्टर तक पहुंचा ही नहीं। एज सून एज ए जो है वो रीच आउट करता है हमें सिग्नल रिसीव होना शुरू होता है और हमें एक ये रिस्पेक्टिव पीक मिलती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अभी हम लोग इस पीक के बारे में और डिटेल देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक डिटेक्टर सिग्नल किस तरीके से पीक जनरेट कर रहा है हम वो देख रहे हैं और यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वाई एक्सिस पे डिटेक्टर सिग्नल और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, ये मेंशन होना, किसी भी ग्राफ को हम देखते हैं तो उसके एक्स और वाई एक्सेस पे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो किसके किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है उसी उसी के बिहाफ पे हम अपनी एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन भी फिर हम तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे देखें तो अब आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये ए का पीक है और यहाँ पे ये बी का पीक है, पर इस ग्राफ में देखिए तो यहाँ पे बी का पीक आया है और यहाँ पे ए है दिया हुआ। तो ये किसका प्लॉट किया गया है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे डिस्टेंस कितना माइग्रेट कर रहा है कोई एनालाइट। तो अभी यहाँ पे देखिए कि अगर T1 टाइम पर हम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द T1 टाइम, और ये T1 टाइम पे हमारे जो सैंपल थे वो थोड़ा मतलब कंप्लीट सेपरेशन हमें नहीं दिख रहा है, वो क्या हुए थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हैं, ठीक ओवरलैप कर रहे हैं, पर उनका हम कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं कि क्योंकि बी का जो सरफेस एरिया है वो कम है कंपैरेटिवली ए के, तो यानी ए का कंसंट्रेशन जो है वो हमें ज्यादा दिख रहा है कंपैरेटिव टू बी के कंसंट्रेशन से। पर जैसे जैसे डिस्टेंस और माइग्रेट करते हैं ये एनालाइट धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट करना शुरू करते हैं। हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, पर क्योंकि ये बात एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेपरेशन हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है, कि ये जो ए एनालाइट है वो स्टेशनरी फेज से अपनी एफिनिटी को ज्यादा दिखा रहा है या मोबाइल फेज से एफिनिटी ज्यादा दिखा रहा है। तो अगर अगर कोई भी एनालाइट मोबाइल फेज से अपनी एफिनिटी को ज्यादा दिखाएगा तो वो मोबाइल के साथ मूव करेगा और वो पहले एल्यूट आउट होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि शायद ए जो है वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा इंटरैक्ट कर रहा है कंपैरेटिव टू स्टेशनरी, इसलिए वो पहले चल रहा है, और बी जो है थोड़ा रिटार्ड करते हुए चल रहा है, इसलिए हमें वो सेपरेशन होता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। तो बी हो सकता है वो क्या हो, वो जो है स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा एफिनिटी शो कर रहा है। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम स्टेशनरी फेज, इसीलिए जैसे जैसे हम लोग आगे क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे तो वहां पे अब जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक क्लियर होगा, तो वहां समझने में हमें बहुत आसानी होगी कि हम किस तरीके का चॉइस ले। अगर हमें पता है हमारा सैंपल किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है, उसी के बिहाफ पे क्या होगा, हमारे स्टेशनरी और मोबाइल फेज की चॉइसेस जनरेट होंगे कि हमें क्या चूज करना चाहिए। अगर पता चला हमने स्टेशनरी फेज चूज किया है, स्टेशनरी फेज की जो प्रॉपर्टी है वो बराबर है मोबाइल फेज के, तो सेपरेशन कैसे होगा, सेपरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा कि ज्यादातर आपको पीक ओवरलैप करते हुए दिखेगी, क्योंकि कोई भी सैंपल जो है, जो भी सैंपल ए होगा जो या बी, कोई भी मिक्सचर ऑफ सैंपल होंगे, वो क्या होंगे कि अब दोनों दोनों के साथ ही अगर मान लीजिए ए बी सी सैंपल है वो, और स्टेशनरी फेज की भी प्रॉपर्टी वही है, मोबाइल फेज की भी प्रॉपर्टी वही है, तो ये किस आधार पे सेपरेट आप कर पाएंगे, होगा ही नहीं, राइट, वो सेपरेशन दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि इन तीनों की ही एफिनिटी हो सकता है भाई दोनों का प्रॉपर्टी एक ही है तो दोनों के साथ ही सिमिलर होगी, तो सेपरेशन कैसे होगा, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का बेसिस ही यही है कि किस तरीके से ये जो एफिनिटी सैंपल जो है वो दिखाता है। तो ये बात ध्यान में रखने की बात है, फिर आगे हम लोग और टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि शुरुआत में इनिशियली T1 टाइम पे इस तरीके का थोड़ा ओवरलैपिंग दिख रही है, सिर्फ अभी धीरे धीरे सेपरेशन होना शुरू हुआ है, और जो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे ज्यादा पता चल रहा है, तो ये जो ग्राफ है ये हमें कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस और माइग्रेशन होता है तो हम ये देख रहे हैं कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज्यादा सेपरेट हो चुके हैं, इसलिए जो पीक है वो थोड़ी वाइडर होती जा रही है। पर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, ये ए दिखाई दे रहा है हमें, राइट, और यहाँ पे क्या दे रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए पहले दिखाई दे रहा है और ये बी यहाँ पे बाद में दिखाई दे रहा है। पर इस ग्राफ में देखें तो हमें बी पहले दिखाई दे रहा है, और मतलब सॉरी ई बाद में, बी बाद में दिखाई दे रहा है और ए पहले ही दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ का सेंस क्या है, यहाँ पे सेंस क्या है कि यहाँ पे ए जो है वो पहले बढ़ रहा है, पहले तो दिख रहा है, और प्लस मतलब आगे आगे चल रहा है, तो ये और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। पर सेंस इसका भी यहाँ पे यही है
यहाँ पे क्या ये आगे चल रहा है, तो ये आगे कंसंट्रेशन के ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है ये कि ये डिस्टेंस बाय माइग्रेशन और कंसंट्रेशन का है, तो कंसंट्रेशन भी इसका ज्यादा है और डिस्टेंस ये पहले माइग्रेट कर रहा है, ये आगे आगे बढ़ रहा है। ये आगे आगे बढ़ रहा है तो डिटेक्टर में क्या होगा, डिटेक्टर में ये पहले ही इल्यूट आउट होगा। ठीक, तो देख रहे टाइम 3 पर ये पहले ही इल्यूट आउट हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका ग्राफ पहले दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी स्टेशनरी फेज से शायद अपनी एफिनिटी ज्यादा अच्छी दिखा रहा है, तो वो पहले चल रहा है, कंपैरेटिव ए के तो अच्छा ही दिखा रहा है, राइट, स्टेशनरी से। तो ये एफिनिटी अपनी अच्छी, तो ये बाद में दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये ए के पीछे पीछे चल रहा है, ए के पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए ये बाद में यानी टाइम 4 यानी बाद में ये इल्यूट आउट हो रहा है, तो ये हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम और डिटेक्टर सिग्नल के बीच में ग्राफ है और यहाँ कंसंट्रेशन और डिस्टेंस माइनर। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी अगर एक्स वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखने की बात है, राइट। तो हालांकि क्रोमैटोग्राम जो बनता है वो तो स्पेसिफिक ही होता है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी को जनरेट करने के लिए ग्राफ के बिहाफ पे यहाँ पे बात की गई है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड कि हम लोग क्रोमैटोग्राम की अभी डिटेल एनालिसिस आगे देखेंगे और सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे थे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के चॉइसेस की, पर उसको समझने से पहले तो फेजेस के चॉइसेस हमें कैसे करने हैं उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे क्रोमैटोग्राफी को, जैसे पहले हम लोग ने बात की थी कि बहुत तरह से उसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन को बताया गया है और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर हम पहले ही धीरे धीरे अगर समझते रहें तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी सी क्लैरिटी होगी। जैसे पहले हम लोगों ने अभी देखा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि क्रोमैटोग्राफी को हम लोग बेड शेप के या ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग उनको उनके टाइप्स बता सकते हैं, जैसे प्लेनर क्रोमैटोग्राफी और कॉलम क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी का बेस जैसे कई जगह ये कहते हैं कि भाई हम फेज पोलैरिटी, कि हम किस तरीके से जो स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं या मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम क्रोमैटोग्राफी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हमें देखना हो तो दो तरह से हो सकती है, एक नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा पोलर होगा। तो मोबाइल फेज क्या होगा, हमें नॉन पोलर लेना होगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या लेनी होगी। चॉइसेस में सबसे पहले तो यही होना होगा कि दोनों की प्रॉपर्टी में कोई सिमिलैरिटी नहीं हो, दोनों ही अलग हो तो ही सेपरेशन होगा। कि कोई एनालाइट जो है मोबाइल फेज से अपनी एफिनिटी दिखाएंगे, कोई एनालाइट अपना स्टेशनरी फेज से एफिनिटी दिखाएंगे, जिसके बिहाफ पे सेपरेशन होगा। रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। स्टेशनरी फेज यहाँ पे हमें नॉन पोलर लेना है, मोबाइल फेज हमें पोलर लेना है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है या कहा जाए नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी या रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी एचपीएलसी में बहुत यूज होता है, पर हम यहाँ पे क्योंकि सारी चीजों को एकदम स्टेप वाइज देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ही इस चीज को समझ लेते हैं कि क्योंकि बार बार टर्म यूज होते हैं, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, तो हम नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी क्या हो गई, स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड नॉन मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, रिवर्स फेज में ऑपोजिट टू दैट। अब यहाँ पे हम लोग चॉइसेस को समझ सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि अगर आप नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी कर रहे हैं तो आपका ये तो पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, और उसमें आप क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर जनरल यूज में देखा जाए बहुत ज्यादा कॉमन क्या यूज होता है स्टेशनरी फेज के लिए, नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, स्टेशनरी फेज हम यूज करते हैं ज्यादातर सिलिका जेल, या फिर हम सिलिका जेल में ही कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दें कि उसको क्या रखें, उसको पोलर ही रखें, पर उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि काफी जनरल में भी यूज होता है साइनो। यहाँ पे क्या है, देखिए ये ग्रुप लगा दिया हमने, सिलिका के साथ अटैच कर दिया, सिलिका जेल के साथ ये जेल है, उसको मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे हमने ये पोलर ग्रुप लगा दिया। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक NH2 ग्रुप लगा हुआ, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पूरा ग्रुप है, जहाँ पे हमें दिख रहा है ये OH ग्रुप है, इससे ये अटैच है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया साइनो टाइप हो गया,
स्टेशनरी फेज ये हो गया शुगर एनालिसिस के लिए अमाइनो टाइप, और प्रोटीन एनालिसिस के लिए डायोल टाइप यूज होता है, जहां पे स्टेशनरी फेज में सिलिका जेल यूज किया जा रहा है पर उसको मॉडिफाई कर दिया जा रहा है। पर ग्रुप्स क्या है, लास्टली अटैच क्या है, ये पोलर ही ग्रुप्स हैं, यानी स्टेशनरी फेज यहाँ पे पोलर ही लिया जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे स्टेशनरी फेज पोलर ले रहे हैं तो मोबाइल फेज हम क्या लेंगे, नॉन पोलर लेंगे। तो नॉन पोलर में हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यहाँ पे अभी हम लोग लिस्ट भी एक देखेंगे जहाँ पे और हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हम अपने चॉइसेस को रख सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि हेक्सेन, ईथर, बेंजीन, टीएचएफ, ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। जैसे हेक्सेन इसमें ज्यादा नॉन पोलर हो गया, तो क्या आप स्टेशनरी फेज चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सभी नॉन पोलर है, पर ये ज्यादा नॉन पोलर है, ये थोड़ा कम है, ये उससे कम है, एंड सो ऑन। तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइसेस दे सकते हैं। नेक्स्ट हुआ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में, हमने देखी इस स्लाइड में हमने क्या समझ लिया, हमने एक तरह से एक टाइप का क्लासिफिकेशन भी समझ लिया, जहां पे फेज की पोलैरिटी के बेसिस पे हम लोग नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी या रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी करें, और उसी को आगे बढ़ते हुए हमने चॉइसेस ऑफ मटेरियल हमें कैसा चूज करना है वो भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। तो यहाँ स्टेशनरी फेज क्या है, हमारा नॉन पोलर हो जाएगा और मोबाइल पोलर हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसकी बात करें स्टेशनरी फेज में, अगर हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी चूज कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमारे सैंपल में अगर पोलर ग्रुप्स होंगे तो पोलर जो है स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी दिखाएंगे और वो लास्ट में इल्यूट आउट होंगे। तो ये सब थोड़े क्वेश्चंस भी दिमाग में रखने हैं। और अगर हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं और हमारा सैंपल में नॉन पोलर ग्रुप है तो वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हुए फास्ट इल्यूट आउट होगा। उसी तरीके से रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में हम देखें तो यहाँ हमारा स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो जाएगा। यहाँ पे सिलिका जेल को कैसे मॉडिफाइड किया जाता है, जेल तो सिलिका यूज किया जा रहा है पर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है कार्बन चेन्स को, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन्स होंगी तो वो उतना नॉन पोलर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है C18 मीन्स ऑक्टा, ये है ऑक्टा डिकाइल सिलेन, ऑक्टा डिकाइल सिलेन ODS। फिर C8 है ऑक्टाइल, C4 ब्यूटाइल फिनाइल टाइप है, TMS टाइप है, साइनो टाइप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये है ना दिया हुआ है एकदम एग्जाम्पल में, दिस सिलिका जेल है और सिलिका को क्या क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है इससे। तो जो नंबर ऑफ कार्बन चेन्स है उसको क्या कर रहे हैं, वो एडिशन ऑफ दीज नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चेन्स उस सिलिका को क्या कर दे रहे हैं, नॉन पोलर कर दे रहे हैं, यानी कि स्टेशनरी फेज अब हमारा नॉन पोलर हो गया। जब हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं स्टेशनरी फेज नॉन पोलर हो गया तो मोबाइल फेज पोलर होगा। अब यहाँ पे मोबाइल फेज में हम पोलर अब क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होंगे, पर यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होंगे वो क्या होंगे, वो नेचर में पोलर होंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ साथ हम लोग मिक्सचर भी रख सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस कुछ बफर हम यूज कर सकते हैं, राइट। और बफर में भी कौन से बफर यूज कर सकते हैं, फॉस्फेट बफर या एसीटेट बफर हम यूज कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैरी टू दिस फेज अगर हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में बात करें तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर हमारे सैंपल में नॉन पोलर कोई एनालाइट है, नॉन पोलर है उसका एनालाइट, तो वो स्टेशनरी के साथ फेस के साथ इंटरैक्ट करेगा और लास्ट में इल्यूट आउट होगा। और अगर सैंपल में पोलर एनालाइट्स प्रेजेंट है या सल्यूट प्रेजेंट है तो मोबाइल फेज के साथ अपनी एफिनिटी को ज्यादा दिखाते हुए पहले ही इल्यूट आउट होंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को ओरिजिनेट किया जा सकता है। एंड इम्पोर्टेंटली यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जो कि आपको और अच्छे से मदद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। तो हमने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया, हमने एक क्लासिफिकेशन बेस भी समझ लिया और प्लस हमने क्या देख लिया, उनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए कि किस तरीके से हमने जो भी क्रोमेटोग्राफी हम चूज आउट कर रहे हैं उसमें हमारा जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज है उसके चॉइसेस किस तरीके से हम जनरेट करेंगे। अब जैसे अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट। अगर यहाँ पे ये है आपका फंक्शनल ग्रुप कि आपका एनालाइट में क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कौन सा
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है तो आप हेक्सेन यूज करिए, अगर ऑल्फिन्स है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड करिए। और ये जो लिस्टिंग दी गई है ये कहाँ से कहाँ तक की दी गई है, ये आपको दी गई है, ये है नॉन पोलर, यानी कि जो जितना ऊपर है वो ये उतना ही नॉन पोलर है और ये इतना ही पोलर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जैसा भी हमारा एनालाइट का हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चूज आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी लिस्ट है एग्जाम्पल के साथ, जिसको आप देख के और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं मोड ऑफ इल्यूशन। तो अगर हम लोग इल्यूशन की बात करें तो एक्चुअली में इल्यूशन जो है वो इल्यूशन होता क्या है। इल्यूशन सिंपली हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, बट थोड़ा सा उसको और हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे आप एक से ज्यादा किसी सल्यूट मॉलिक्यूल या एनालाइट या आपके सैंपल मिक्सचर को अलग करते हैं बाय वॉशिंग द कॉलम विथ सॉल्वेंट। तो क्या हुआ, इल्यूशन मीन्स हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हुए कॉलम को पूरा वॉश कर रहे हैं, जिसमें एक जो एनालाइट है या मिक्सचर ऑफ एनालाइट एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस होता है, एक तरह से इल्यूशन क्या एक प्रोसेस ही है। और फिर एक और टर्म उससे जुड़ता है, इल्यूशन प्रोफाइल। तो इल्यूशन प्रोफाइल क्या, इल्यूशन के बाद जैसा भी हमें क्रोमैटोग्राफ मिल रहा, सॉरी क्रोमैटोग्राम मिल रहा है, वो हमारा एक तरह से क्या है, पूरा इल्यूशन प्रोफाइलिंग जनरेट हो रहा है, किस तरीके से एनालाइट जो है हमें डिटेक्टर में डिटेक्ट किए जा रहे हैं या वो हमें पीक दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हम इसको, ये इल्यूशन क्या हुआ, इल्यूशन एक तरह का प्रोसेस है जो कि हम क्रोमैटोग्राफी में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो इल्यूशन है वो दो तरह के मोड से परफॉर्म किया जा सकता है। यानी ये जो वॉशिंग है, जो आप मोबाइल फेज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, वो एक तरह का मोबाइल फेज में ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो उससे हम कॉलम को जब हम वॉश आउट कर रहे हैं तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम दो मोड से यूज कर सकते हैं, एक तो आइसोक्रेटिक और एक ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम इल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी हम सेपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय वॉशिंग द कॉलम विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो उसमें जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, सभी पैरामीटर को कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पे ये दिया भी हुआ है स्पेसिफिकली सॉल्वेंट सिस्टम। तो हम उसके रेशियो, यानी कि हमने अभी देखा था कि हम लोग मोबाइल फेज में क्या ले सकते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और प्लस हम लोग वाटर भी यूज कर सकते हैं, बफर भी यूज कर सकते हैं। तो वो जो रेशियो है उसको एकदम हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट 80:20 में लिया है तो हम वही यूज करते हुए चल रहे हैं। अगर हमने 60:40 लिया हुआ है तो हम वही यूज कर रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं पूरे इल्यूशन प्रोसेस के दौरान। इल्यूशन क्या होता है वो हम लोगों ने समझ लिया। तो अब ये जो रेशियो है वो पूरा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये है A+B का परसेंटेज, यानी ये जो मिक्सचर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर यूज कर रहे हैं या बफर यूज कर रहे हैं, वो थ्रू द टाइम ऑफ इल्यूशन प्रोसेस क्या है, वो पूरा का पूरा वो कांस्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम के साथ जो है, जो भी आप परसेंटेज उनका यूज कर रहे हैं वो एकदम कांस्टेंट है। और जब आप इस तरीके से कांस्टेंट रखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमें ये क्रोमैटोग्राम दिख रहा है, जहां पे यहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि देखिए ये जो है ये आइसोक्रेटिक है, मीन्स आपने जो भी सॉल्वेंट लिया है मिथेनॉल और वाटर का वो 60:40 है, और थ्रू द इल्यूशन प्रोसेस पूरे वॉशिंग के दौरान ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या सेपरेशन के दौरान आपने यही रेशियो रखा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये लॉन्ग टाइम मतलब एनालिसिस जो हो रही है वो बहुत ज्यादा समय ले रही है, पहली तो प्रॉब्लम ये आ रही है। प्लस जो पीक है वो बहुत ज्यादा सेपरेशंस में नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज है। ये वाला जो है क्रोमैटोग्राम दिख रहा है वो भी आइसोक्रेटिक है। अब हमने रेशियो को चेंज कर दिया है, मेथनॉल और वाटर ही है। अब ये दूसरा इल्यूशन प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है, आपको क्रोमैटोग्राम दिख रहा है जहां पे पूरे टाइम जो है 80:20 का ही रेशियो रखा गया है मेथनॉल और वाटर का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पीक जो है इतनी ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं कि आपको पीक क्लियर नहीं दिख रहे हैं
यानी उनका रिजोल्यूशन बहुत क्लियर नहीं है। तो यहाँ एक तो प्रॉब्लम क्या आ गई, एक तो पुअर रिजोल्यूशन दिखने के चांसेस हैं और एनालिसिस टाइम जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं तो आइसोक्रेटिक क्या हुआ, जहां पे हम जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे हैं और जो उसका रेशियो बना रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर का या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बफर का, वो पूरे टाइम इल्यूशन के दौरान सेम रहता है। और उसमें दो चीजें देखी जा सकती हैं, लॉन्ग टाइम एनालिसिस होता है और रिजोल्यूशन भी बहुत क्लियर नहीं होता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक और चीज आती है जहां पे हम लोग यूज करते हैं ग्रेडियंट इल्यूशन मोड। ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, किसी एक ए प्लस बी हमने लिया था, ए प्लस बी लिया था, पर सपोज ए का या बी का अब हम क्या करते हैं, उसका कंसेंट्रेशन जो है एक ग्रेजुअल वे में हम बढ़ाते जा रहे हैं। मींस वन और मोर ऑफ द पैरामीटर्स आर वेरीड कॉन्स्टेंटली। ठीक, तो सॉल्वेंट सिस्टम का रेशियो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर हमने पहले इसको मान लीजिए 90-10 लिया था, ठीक, सॉरी ये 90 है, ये 10 लिया था, अब हम इसको 80 कर रहे हैं तो ये 20 हो जाएगा। इस तरीके से रेशियो भी डिफर करेगा अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, पर हम इसको ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। तो जब हम ग्रेजुअल चेंज करते हैं टाइम के साथ, यानी कंसंट्रेशन को किसी एक, अब यहाँ पे जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो एक का ही बता रहा है ना, किसी एक के कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं। तो एक को चेंज कर रहे हैं, रेशियो भी चेंज हो रहा है, अब ये कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम इल्यूशन प्रोसेस को समझते हैं तो देखते हैं हमें इस तरह का कुछ इल्यूशन प्रोफाइल या क्रोमेटोग्राम जनरेट हो रहा है, जहां पे जो एनालिसिस टाइम है वो भी कम हो गया और प्लस जो क्या बोलते हैं कि जो रिजोल्यूशन है पीक्स का वो भी बेहतर है। तो यहाँ पे हमें दो जो मोड मिले, तो यहाँ इसी वजह से ज्यादातर क्या यूज होता है, ग्रेडियंट यूज होता है। अब ग्रेडियंट यूज क्यों होता है, इसका मोड क्या हुआ, क्योंकि भाई हमारे सैंपल में अगर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यानी हमारे सैंपल में दो मतलब ए प्लस बी कई मतलब मिक्सचर्स हैं, एनालाइट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है भाई इनकी पोलैरिटी में डिफरेंस होगा। अब क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही मोड में हमारी पोलैरिटी रिटेन होगी, ठीक, यानी मोबाइल फेस को भी एकदम स्टिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप चेंज करते हैं, तो जब हम चेंज कर रहे हैं रेशियो को ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं और कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पोलैरिटी में फर्क पड़ रहा है। तो जब पोलैरिटी में फर्क पड़ेगा तो क्या होगा, जो ये ए प्लस बी जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, उनकी एफिनिटी जो है वो चेंज होती जाएगी और हमें जो फेज के, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, फेज में हम रेशियो चेंज कर रहे हैं और रेशियो चेंज होने की वजह से उनकी एफिनिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब पोलैरिटी चेंज होगी, यानी अभी कम पोलर है और फिर और ज्यादा पोलर हुआ और ज्यादा पोलर हुआ, तो क्या होगा, जो ए सैंपल है वो हो सकता है ज्यादा पोलर होने पर, मोबाइल फेस को हमने मालूम बहुत पोलर रखा है, तो वो क्या होगा, वो पहले सेपरेट होना शुरू होगा। तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से सेपरेशन जो है और क्लियर एनालाइट्स का हमें दिखेगा। तो इसलिए ज्यादातर ग्रेडियंट जो है प्रेफरेबली सही है। चलिए, तो आगे अब हम लोग मूव करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच इल्यूशन मोड इज प्रेफर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर विद फास्टर स्पीड। तो जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया, आइसोक्रेटिक इल्यूशन है वो लॉन्ग टाइम एनालिसिस होता है, एसिमेट्रिक इल्यूशन ऐसी कोई चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं की है, एंड ये गलत ऑप्शन है। कायरल इल्यूशन ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ग्रेडियंट इल्यूशन। ठीक, जो कि अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि वो बेस्ट यूज होता है, प्रेफर किया जाता है, ग्रेडियंट की वजह से हमें पीक भी क्लियर मिलता है और कम समय भी लगता है। राइट, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन पोलर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग देखें कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन पोलर स्टेशनरी फेज एंड पोलर मोबाइल फेज इन क्रोमैटोग्राफी इज रिफर्ड एज, यानी स्टेशनरी फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है, यहाँ पे
सॉरी नॉन पोलर है क्वेश्चन में, मोबाइल फेज क्या है, पोलर है। तो ये कौन सी क्रोमैटोग्राफी हो गई, ये हो गई रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। ठीक, अभी जस्ट हम लोग ने देखा अभी। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। If mixture of compound is separated using reverse phase chromatography, the one which elutes faster will be। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और जो मोबाइल फेज होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। ठीक, और जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ज्यादा से तेजी से एल्यूट आउट होगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, मोर पोलर। तो जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो मोबाइल के फेज के साथ इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि मोबाइल फेज हमारा पोलर है और वो एल्यूट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज इन रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी। तो रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में फिर हम लोग ने क्या बात की थी, उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज हमारा नॉन पोलर हो गया और मोबाइल फेज हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। तो जब ये कंडीशन है तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार हम लोग, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखा था। देखिए, नॉन पोलर है रिवर्स फेज में, और यहाँ पे नॉन पोलर में स्टेशनरी फेज हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, हम C18, C8, ऑक्टाइल, राइट, ऑक्टाडिकाइल सिलेन, ऑक्टाइल ब्यूटाइल फिनाइल, ये सब ले सकते हैं, राइट। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमें पता है, पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेनली जो बात कॉन्सेंट्रेट की गई है वो इसी चीज पे की गई है। ठीक, तो स्टेशनरी फेज की यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ऑक्टाडिकाइल ओडीएस टाइप जो है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ऑक्टाइल भी होता है, फिनाइल भी होता है। तो क्या नहीं होता है, सिलिका जेल। हम लोग बात कर चुके हैं नॉर्मल फेज क्रोमैटोग्राफी में जो सिलिका जेल है वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो, क्योंकि उसके बाद मॉडिफिकेशन किया जाता है स्टेशनरी फेज को आप मोबाइल या पोलर या नॉन पोलर में देखना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सिलिका जेल। तो अभी हम लोगों ने ये सारी चीजों को समझ लिया, हम लोगों ने थोड़ा सा क्रोमैटोग्राम के बारे में देखा, हम लोगों ने इल्यूशन मोड को देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने उस पैरामीटर को बहुत अच्छे से समझ लिया कि जब हम क्रोमैटोग्राफी को आगे और क्लासिफिकेशंस कई तरह के देखेंगे तो उसमें एक तरह का क्लासिफिकेशन आज हम लोगों ने अभी बहुत क्लियरली समझ लिया है, और उसके बेस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्रोमैटोग्राम की डिटेल एनालिसिस करेंगे, सभी उसके कंसर्न पैरामीटर्स को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।